कार्बन, ये नाम सुनते ही पता नहीं क्यों मुझे तो स्कूल की केमिस्ट्री लैब याद आ जाती है। पर हमारे पास जो ये दस्तावेज है ना, और ये बताते हैं कि कार्बन कितना दिलचस्प है और हमारी रोज की जिंदगी के लिए कितना जरूरी भी। हाँ बिल्कुल, हमारे आसपास यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। सही कहा आपने, कार्बन का ही खेल है। तो आज इन्हीं दस्तावेजों को खंगालते हैं, जरा देखते हैं कि कार्बन की इस दुनिया में क्या खास है। हाँ, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतने अलग अलग रूप, इतने सारे यौगिक मतलब कंपाउंड्स कैसे बना लेता है। इसकी ना दो मेन बातें हैं। एक तो है श्रृंखलन, मतलब श्रृंखलन, चेन बनाना। हाँ, अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लंबी लंबी चेन बना लेता है। और दूसरी है चतुष संयोजकता। चतुष संयोजकता मतलब 4 हाथ 4 बॉन्ड बना सकता है। एकदम सही, एक साथ 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है। इसी वजह से लाखों तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं इसके। छोटी सी मीथेन गैस से लेके बड़े बड़े प्लास्टिक तक, सब इसी से। अच्छा, तो ये बड़ा मिलनसार किस्म का एलिमेंट हुआ। चलिए शुरू कहाँ से करें? इसके शुद्ध रूपों से। अपर रूप। हाँ, अपर रूप यानी एलोट्रोप्स, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म। केमिकल गुण वही, पर दिखने में, छूने में बिल्कुल अलग। कार्बन के 2 सबसे फेमस वाले हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट मतलब सोचकर ही अजीब लगता है। एक ही कार्बन पर एटम्स की जमावट अलग, तो एक बन गया दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हाँ, और दूसरा बन गया ग्रेफाइट, एकदम नरम, जो पेंसिल की लेड में होता है। ऐसा क्यों? मतलब हीरे में ऐसा क्या है? हीरे में हर कार्बन एटम अपने आसपास के 4 और कार्बन एटम से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। एक 3D जाल जैसा बना लेता है। टेट्राहेड्रल कहते हैं इसे, इसीलिए वो इतना कठोर है। और हाँ, बिजली पास नहीं होने देता, कुचालक है। अच्छा। और ग्रेफाइट, वो नरम क्यों है? ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स ना परतों में होते हैं, हेक्सागोनल परतें, जैसे ताश के पत्ते एक के ऊपर एक रखे हों। ओहो, परतें। हाँ, और ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं आसानी से। इसी परतदार स्ट्रक्चर की वजह से ये बिजली का सुचालक भी है। हीरे से एकदम उल्टा। इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में काम आता है। कमाल है, एक ही तत्व के 2 रूप और गुण इतने अलग। तो ये तो हो गए कार्बन के शुद्ध रूप। पर जैसा आपने शुरू में कहा, कार्बन अकेला नहीं रहता, हाइड्रोजन के साथ इसकी गहरी दोस्ती है। हाँ, बहुत गहरी। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। इनका पूरा एक विशाल परिवार है और इनका मेन सोर्स है पेट्रोलियम, मतलब कच्चा तेल। पेट्रोलियम, हाँ वो तो है ही। तो ये हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पर 3 तरह के समझ लीजिए। पहले हैं संतृप्त या एल्केन। इनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सीधी चेन वाले, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो हमारी एलपीजी गैस में होता है ना। हाँ, एलपीजी वाले, ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर आते हैं असंतृप्त। इनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है कार्बन एटम्स के बीच। डबल या ट्रिपल बॉन्ड? हाँ, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं, जैसे ईथीन। ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन, जैसे एसिटिलीन। ये बॉन्ड इन्हें ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। अच्छा, मतलब ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। हाँ, और तीसरे हैं एरोमेटिक। इनमें एक खास तरह की रिंग जैसी संरचना होती है। बेंजीन इसका सबसे कॉमन उदाहरण है। बेंजीन रिंग, C6H6, याद आ गया। तो ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन। पर कार्बन तो और भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है ना? वो जिन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। बिल्कुल, पॉलीमर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, जुड़कर एक विशाल चेन या नेटवर्क बना लेती हैं। और ये पॉलीमर हमारी दुनिया में भरे पड़े हैं। जैसे प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक सबसे बड़ा उदाहरण है। इनमें भी 2 मेन टाइप हैं। एक थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। पॉलीथीन मतलब वो थैलियां, बोतलें, और पीवीसी पाइप वाले। रिसाइकल करके नया आकार दे सकते हैं। अच्छा, और दूसरे वाले, वो जो एक बार बन गए तो बन गए? हाँ, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बैकेलाइट, बिजली के स्विच देखे ना, हाँ, या कुकर पैन के काले हत्थे। हाँ, बिल्कुल, वो बैकेलाइट के होते हैं। इन्हें एक बार गर्म करके जो शेप दे दी, वो परमानेंट हो जाती है। फिर ये दोबारा गर्म करने पर पिघलते नहीं, बल्कि जलने लगते हैं। समझ गई, थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, थर्मोसेटिंग नहीं। अच्छा, प्लास्टिक के अलावा रबर भी तो है? जी हाँ, रबर भी पॉलीमर है। प्राकृतिक रबर जो पेड़ से मिलता है वो आइसोप्रीन नाम के मोनोमर का पॉलीमर है। आइसोप्रीन? हाँ, लेकिन ये प्राकृतिक रबर ना उतना मजबूत नहीं होता। गर्मी में चिपचिपा हो जाता है, ठंड में कड़क, तो इसकी क्वालिटी सुधारनी पड़ती है। कैसे? एक प्रोसेस है, वल्कनीकरण। अच्छा। चार्ल्स गुडियर ने इसकी खोज की थी।
इसमें रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। सल्फर के साथ? हाँ, इससे रबर ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला और टिकाऊ बन जाता है। टायर, ट्यूब, ये सब वल्कनीकृत रबर से ही बनते हैं। वाह, ये तो बड़ा जरूरी प्रोसेस हुआ। और आजकल तो सिंथेटिक रबर भी बहुत बनता है। बिल्कुल, कई तरह के सिंथेटिक रबर हैं, जैसे नियोप्रीन। ये तेल वगैरह से खराब नहीं होता, तो होज पाइप बनाने में काम आता है। एक और है ब्यूना एस, ये टायर और जूते बनाने में खूब इस्तेमाल होता है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से अलग अलग रबर। और फिर आते हैं रेशे। हाँ, फाइबर्स। हाँ, रेशे भी पॉलीमर ही हैं। सुना है नायलॉन पहला पूरी तरह से बनाया गया सिंथेटिक रेशा था, और इसका नाम न्यूयॉर्क और लंदन पे है। ये सच है क्या? हाँ, ये कहानी काफी मशहूर है। नायलॉन एक पॉलीअमाइड है, बहुत मजबूत होता है और इसमें काफी लोच यानी इलास्टिसिटी भी होती है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये? अरे बहुत जगह। मजबूत रस्सियां, मछली पकड़ने के जाल, पैराशूट का कपड़े तो हैं ही, टूथब्रश के ब्रिसल्स, सब नायलॉन से बनते हैं। बाप रे। और इसके अलावा फिर है पॉलिएस्टर। इसका एक कॉमन नाम है टेरिलीन या डेक्रॉन। इसके कपड़े तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, टेरिकॉट, टेरीवूल, ये सब पॉलिएस्टर मिक्स होते हैं ना। बिल्कुल, पॉलिएस्टर कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती आसानी से। इसके अलावा नाव की पाल, आग बुझाने वाले होज पाइप, ये सब भी बनते हैं इससे। और एक रेयॉन भी होता है, वो क्या है? रेयॉन थोड़ा अलग है। ये बनता तो लकड़ी के गूदे यानी सेल्यूलोज से है, जो प्राकृतिक है, पर इसे प्रोसेस करके रेशा बनाते हैं, इसलिए इसे सेमी सिंथेटिक या पुनर्जनित रेशा कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क जैसा लगता है ये। कपड़े, कालीन, मेडिकल ड्रेसिंग में काम आता है। कमाल है। प्लास्टिक, रबर, रेशे, सब पॉलीमर, सब में कार्बन। अच्छा, अब वापस आते हैं पेट्रोलियम पर। ये सारी चीजें, खासकर हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाली प्लास्टिक वगैरह, आती कहाँ से हैं? आपने कहा पेट्रोलियम से। हाँ, पेट्रोलियम या कच्चा तेल, ये धरती के नीचे से निकलता है। गाढ़ा काले रंग का मिक्सचर होता है ये, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का। इससे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, सीधे नहीं, इसे साफ करना पड़ता है और अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है। ये काम होता है रिफाइनरी में। एक प्रोसेस है प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो कैसे काम करता है? इसमें कच्चे तेल को खूब गर्म करते हैं। अब अलग अलग हाइड्रोकार्बन अलग अलग तापमान पर उबलकर भाप बनते हैं। तो जैसे जैसे ये भाप ऊपर उठती है, ठंडी होती है और अलग अलग लेवल पर जमा होती जाती है। अच्छा, मतलब तापमान के हिसाब से अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। हाँ, सबसे कम तापमान पर करीब 30 डिग्री सेल्सियस से कम उबलने वाली गैसें मिलती हैं। प्राकृतिक गैस या एलपीजी, जो हमारे घरों में सिलेंडर में आती है। हाँ, एलपीजी। थोड़ा और ज्यादा तापमान, करीब 20 से 100 डिग्री, उसमें मिलता है पेट्रोल या गैसोलीन, गाड़ियों का ईंधन। इसकी क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से नापते हैं। ऑक्टेन नंबर, हाँ सुना है। फिर और गर्म 100 से 180 डिग्री पे केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, स्टोव में, और अब तो जेट फ्यूल में भी इस्तेमाल होता है। जेट फ्यूल में भी? ओके। और ज्यादा तापमान 175 से 250 डिग्री पर डीजल, ट्रक, बस, जनरेटर का ईंधन। फिर 250 से 350 डिग्री पे मिलते हैं स्नेहक तेल यानी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, मशीनों में घर्षण कम करने के लिए। ग्रीस वगैरह? हाँ, उसी तरह के। और जो सबसे आखिर में बच जाता है, जो उबलता ही नहीं, हाँ, वो क्या होता है? वो गाढ़ा चिपचिपा काला पदार्थ होता है कोलतार या बिटुमन। ये सड़कें बनाने के काम आता है। अरे वाह, मतलब एक ही कच्चे तेल से गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट और सड़क बनाने का सामान सब निकल आता है। हाँ, सब कार्बन और हाइड्रोजन का ही खेल है। वाकई। तो आज हमने देखा कि कार्बन कितना वर्सेटाइल तत्व है। एक तरफ हीरे की वो बेमिसाल कठोरता, दूसरी तरफ ग्रेफाइट की नरमी और चिकनाहट। बिल्कुल। फिर लचीले प्लास्टिक से लेकर थर्मोसेटिंग की मजबूती तक, प्राकृतिक रबर से लेकर सिंथेटिक नायलॉन के मजबूत रेशों तक, और फिर पेट्रोलियम से मिलने वाले ये सारे ईंधन और दूसरे उत्पाद। ये सब कार्बन का ही तो कमाल है। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि कार्बन के परमाणु अलग अलग तरीकों से आपस में जुड़ सकते हैं। श्रृंखलन और चतु संयोजकता, ये यौगिक आज हमारी मॉडर्न जिंदगी का, हमारी सभ्यता का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। ये दस्तावेज यही बहुत साफ करते हैं कि कार्बन कितना फंडामेंटल है। सच में। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
कार्बन के इन यौगिकों पर, खासकर पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों पर हम इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं, तो क्या इनके टिकाऊ, सस्टेनेबल और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्पों के बारे में हमें और तेजी से और गंभीरता से सोचने और काम करने की जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।